हेलो गाइस, मैं हूं सुमित। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आए हैं टेंसेस, यानी ऐसा टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी बैकबोन का काम करती है। इसके बिना इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना, लिखना और समझना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस मतलब काल या समय। कोई भी बात जब हम बोलते हैं या तो वो प्रेजेंट में होगी, या वो पास्ट में होगी, या वो फ्यूचर में होगी। तो ये तीन ही तरह के काल होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी बात किस समय बोली गई है। तो यानी टेंसेस हमारे तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमें बताता है कि किसी भी बात जो बोली या लिखी गई है उसका समय क्या है। इसके अलावा इनके भी चार सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि ये तीन काल हैं, ये हमें समय बताते हैं, उसी तरह जो इसके चार सब टाइप्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि काम जो हो रहा है वो कितना हुआ है। यानी कि इनडेफिनिट है, ये अनिश्चित है, इससे हमें नहीं पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या हो गया है। ये सिर्फ ये बताता है कि ये काम होता है या होता था। सेकंड होता है कंटिन्यूअस, जो कि जिससे हमें पता चलता है कि काम चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, तो इसलिए ये कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह से ये पास्ट का भी होता है और इसी तरह से ये फ्यूचर का भी होता है। और परफेक्ट जो होता है, परफेक्ट के अंदर होता है कि वो काम खत्म हो चुका है। प्रेजेंट में है तो खत्म हो चुका है, पास्ट में है तो खत्म हो चुका था, और अगर फ्यूचर में होगा तो खत्म हो चुका होगा। तो इसी तरह से लास्ट जो इसका सब पार्ट आता है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस दो तरह के ऊपर के जो सब पार्ट से मिलकर बना है। एक तो वो कंटिन्यूअस है, यानी कोई काम चल रहा है। दूसरी, हमें इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई काम कितने समय से हो रहा है वो हमें इसके अंदर दिया रहता है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इसका मतलब पढ़ तो रहा हूं, कंटिन्यूटी में तो है, लेकिन कितने समय से पढ़ रहा हूं? 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, जो इसे क्या बना देता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से तीन ये टेंस हैं, इनके ये चार सब पार्ट्स होते हैं। तो ये 3 चौक 12 यानी 3 4 12, 12 तरह के टेंसेस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इन 12 तरह के टेंसेस के अंदर हमें मेन चीज यही देखनी है कि कोई चीज कब हुई और उसका स्टेटस क्या है, वो चल रही है या खत्म हो चुकी है, यही चीज हम जानेंगे। और वो किसकी हेल्प से जाना जाता है वो आपके साइड में आपको टेबल दिख रही होगी। ये सब टेंस वाइज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यानी हमें एक्शन कब हुआ या फिर वो किस काल में हुआ वो हमें कौन बताती है? वो वर्ब बताती है। वर्ब होती है क्रिया। क्रिया 2 तरह की होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या वो मेन वर्ब होगी। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। इसके अंदर प्ले आपकी मेन वर्ब है, जो एक्शन आप कर रहे हैं वो मेन वर्ब है। जो इसमें आई के बाद एम लगा है वो हेल्पिंग वर्ब है। वही बता रहा है कि कोई काम किस समय में हो रहा है, यानी इज एम आर है। अगर वो प्रेजेंट में हमारे हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि वो प्रेजेंट काल में हुआ है। तो इसी तरह से हम एक एक करके 12 के 12 तरह के टेंसेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। आपसे मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने एक एक करके सभी 12 के 12 टेंसेस आज सीख लिए तो आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है? आप जनरली बोलते हैं कि मैं खाना खाता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं नहाता हूं, वह जाता है। जब ता है, ते है, ती है जब आती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके यानी आपको पहचान सामने लिखी है कि ता है, ते है और ती है होती है। मैं बाजार जाता हूं, अब हिंदी में तो आपने लिखा कि मैं बाजार जाता हूं। आपने पहले मैं लिखा और फिर बाजार लिखा और फिर जाना लिखा, यानी कि पहले आपने सब्जेक्ट लगाया जिसने काम किया है, फिर आपने कहां गए वो लिखा है और एक्शन उसके बाद आया है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज होता है। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन उसके बाद हमेशा पहले एक्शन आएगा कि आपने काम क्या किया है, वर्ब की फॉर्म आएगी। फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, यानी जिसके ऊपर काम हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, फिर एस या ईएस आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन एस या ईएस वर्ब की फॉर्म के साथ हर एक प्रोनाउन के साथ नहीं आएगा।
सिंगुलर के साथ आप एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ, लेकिन जब प्लूरल प्रोनाउन होगा तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे। आई वहां एक्सेप्शन है, आई के साथ हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। या फिर आप इसे याद रख सकते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर का जो रूल होता है, यानी ही, शी, इट या किसी का नेम अगर दिया है जो कि थर्ड पर्सन होते हैं, इनके साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे। बाकी किसी भी पर्सन यानी प्रोनाउन के साथ हम एस या ई एस का यूज वर्ब की फॉर्म के साथ नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। मैं बाजार जाता हूं, यानी काम किसने किया? आई। अब इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज नहीं करनी है। मैं बाजार जाता हूं, आई, यानी इसके बाद आएगी वर्ब की फॉर्म जो हमने यहां पे लिखा। उसके बाद आप कहां जाते हैं? आई गो टू मार्केट। हमने यहां एस या एस नहीं लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ एस या एस नहीं लगाया। ध्यान रहे ही, शी, इट और अगर किसी का नेम है तो ही आप वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं। वह क्रिकेट खेलता है, यानी एक्शन किसने किया? ही। अब एक्शन कौन सा हुआ? खेला उसने, ही प्लेज। अब हमने एस क्यों लगाया समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहां ही आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही प्लेज क्रिकेट। क्लियर है? चलिए, अगर यही आपका अफर्मेटिव सेंटेंस ना रहकर नेगेटिव हो जाता है, अगर बीच में कोई नॉट या नहीं की सेंस आती है, तो आप कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्ट तो ठीक है, आपने यूज किया आई, लेकिन आप नोट को सीधा यूज नहीं करेंगे। उसके साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी वो आपकी डू या डज रहेंगी। डू यानी किसके साथ? प्लूरल के साथ। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू का ई एस लगकर क्या बन जाता है? डज बन जाता है। तो यानी नोट अगर आप लगाते हैं तो आपको डू या डज का यूज करना है, बाकी सेम रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट, क्योंकि आई के साथ एस या एस आप यूज नहीं करते। आई डू नॉट, नहीं बोलता हूं, टेल अ लाई। या फिर आप इस टेल की जगह स्पीक भी लगा सकते हैं। आई डो नॉट स्पीक अ लाई, आई डो नॉट टेल ए लाई। तो इस तरह से आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाता है। तो अब देखते हैं कि अगर हमें इसी का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा। क्या तुम गाना गाते हो? अब इंटेरोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं। एक में जहां आपको हाँ या नहीं में आंसर मिलता है वो इंटेरोगेटिव होता है। जैसे कि किसी ने पूछा क्या तुम गाना गाते हो, सिंपल सा आंसर है, या तो आप हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और एक होता है कि तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो, या क्या से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, या सामने वाले को कुछ इलेबोरेटिव आंसर करना पड़ेगा, यानी कुछ बोल के बताना पड़ेगा हाँ या नहीं के अलावा। पहले हम पहला टाइप देखते हैं, क्या तुम गाना गाते हो। अब जो हेल्पिंग वर्ब आपने यहां यूज किया है इंटेरोगेटिव में हमेशा पहले आता है। अब तुम है तो ये आपका प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा? डू यू सिंग ए सॉन्ग। अब ऐसा ही क्यों हुआ? क्योंकि आपने सिर्फ इसको आगे लेके आए हो, बाद में तो वही है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर था वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लेकर आए हो। अब नेक्स्ट है, ध्यान रखना, यहां आपको जब आपने डू का कहीं डज कर दिया तो वर्ब की फॉर्म के साथ फिर हम एस या एस मेन वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलरेडी लगा दिया है। नेक्स्ट है कि तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो। अब इंटेरोगेटिव ये भी था, इंटेरोगेटिव ये भी है, लेकिन जब क्या से शुरू नहीं होता है तो आपको जो बीच में वर्ड होगा जो उसे इंटेरोगेटिव बना रहा है पहले उसे लिखना होगा। क्यों को आप क्या बोलते हो? वाई। अब नहीं जाते हो तो डू या डज वाला यही स्ट्रक्चर जो है आपका, जो डू आगे आता है वो आगे आएगा। वाई डू यू नॉट, जो नेगेटिव नोट लगेगा वो अब सब्जेक्ट के बाद लगेगा। वाई डू यू नॉट गो टू टेम्पल। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो आप डू यू नॉट इस तरह लिख सकते हैं, चाहो तो आप डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से? वाई डोंट, इसको आप इकट्ठा कंबाइंड करके लिख सकते हैं, वाई डोंट यू गो टू टेम्पल। क्लियर है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है, यानी हमने इसके अंदर उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव
और इंटेरोगेटिव और इवन इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सीखा कि हम अगर इसके चारों पांचों तरह के अगर टाइप आते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट। हम पहले तीनों के इंडेफिनिट को कवर करेंगे। चलिए जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और हमारी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है। क्योंकि हम जब किसी से भी बात कर रहे होते हैं तो हम उसे नॉर्मली यही बताते हैं जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी हमने कल कर लिया था, या हम वहां गए, हमने यह किया, हमने वो खाया। तो इस तरह की बातें हम ज्यादा करते हैं। तो ज्यादातर हम स्टोरी या किसी को कोई कहानी बता रहे होते हैं तब भी हम इसी तरह का टेंस ही यूज करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है कि हमें लास्ट में आ, ए, ई या आ था, ए थी, ई थी, इसके साथ में आपको ये लगा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि उसने बोला मैंने एक किताब लिखी। अब जब इस तरह का टेंस आपके सामने होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद, और अब आपके इसके अलावा और कोई एस या एस का झंझट इसमें है ही नहीं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको देखना पड़ता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। इसमें आपको सब्जेक्ट को यह भी नहीं देखना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज करते हैं और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और वो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। मैंने एक किताब लिखी, यानी सब्जेक्ट आएगा पहले, आई। एक्शन क्या किया आपने? लिखना किया, यानी क्योंकि सब्जेक्ट के बाद पहले आपका एक्शन आएगा। तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। आई रोट अ बुक। और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है कंप्लीट हो जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसकी सहायता की। आई सहायता की, यानी सहायता करने को क्या बोलोगे? हेल्प। और हेल्प की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की। तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, समझ आ गया होगा। इसी का अब हम नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था कि हम नोट को सीधा यूज नहीं कर सकते, प्रेजेंट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या थे? डू या डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह से डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो डिड हो जाती है, यानी कि आपने डू का क्या कर दिया? डिड। डू डिड डन। तो सेकंड फॉर्म आपको डिड यूज करनी है नोट के साथ। कल वर्षा नहीं हुई थी, ठीक है। तो वर्षा होना अपने आप में क्रिया है, तो यानी यहां सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आपको इट का यूज करना है। इट डिडंट, यानी इट डिड नॉट रेन येस्टरडे। तो इसके अंदर आप पूछेंगे कि सर आपने यहां रेन की तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं की है। ध्यान रहे आपने ऑलरेडी डू का डिड कर दिया है, तो उसके बाद आप दोबारा से जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म अब यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्या वह बाजार गया था। क्या वह बाजार गया था, सेम वही बात है। अब हमें डिड जो है स्टार्टिंग में लेके आना होगा। तो डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, डिड ही, जाना को क्या बोलोगे? गो। डिड ही गो टू मार्केट। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लाना होगा, बाकी पीछे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नेक्स्ट है उसने खाना क्यों नहीं खाया। ये इंटेरोगेटिव का आपका सेकंड टाइप है। एक तो हाँ या ना में जो आंसर मिल रहा है, दूसरा जो आपको इलेबोरेटिव आंसर मिलेगा। उसने खाना क्यों नहीं खाया, पहले हमें क्यों देखना है, तो इसकी हमें वाई। बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा डिड के साथ, और बाद में आप सेम स्ट्रक्चर के साथ चलेंगे। वाई डिड ही नॉट ईट फूड। मैंने पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि आप इसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो डिड नॉट को आप यहां पर डिडंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपका सेंटेंस सेम रहेगा, नॉट डिड के साथ कंबाइंड होकर आ जाएगा। समझ आया होगा? यहां तक बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। हमने प्रेजेंट में पढ़ा हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज होते हैं जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, और हमने पढ़ा पास्ट में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है इंडेफिनिट में, वो डिड होता है। चलिए अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है। जब आप बोलते हो कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, गा गे गी की अगर आपको सेंस मिलती है तो यानी वो काम फ्यूचर का है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और इसका जो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट विल शैल, यानी अभी तक आपने डू डज डिड यूज किया, लेकिन फ्यूचर में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं या फिर इसे मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, ये हमारी विल या शैल रहेगी।
वह कल दिल्ली जाएगा। ही विल, अब विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर तो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। ही विल गो टू दिल्ली। अब बात सामने ये आती है कि हमें विल कहां लगाना है और शैल कहां लगाना है। आई और वी के साथ जनरली हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपने जितने भी इंग्लिश स्पीकर देखे होंगे वो आयल यानी आयल का, उसमें आपको विल या शैल का कोई सेंस समझ नहीं आता। सिर्फ आपको यह पता लगता है कि बात फ्यूचर की है। तो अब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम विल या शैल में से कुछ भी यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। जनरली बोला जाता है आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। लेकिन अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, कोई डिटर्मिनेशन आपने किया है, तो उस केस में आप हमेशा उल्टा कर देते हैं। आई और वी के साथ भी विल लगा देते हैं, बाकी सबके साथ शैल लगा देते हैं। तो ही विल गो टू दिल्ली, मैं तुमसे मिलूंगा। आई शैल मीट, मिलना मतलब मीट यू। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है तुम खेलने नहीं जाओगे, यानी तुम खेलने नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो टू प्ले। क्लियर है? हेल्प हमेशा नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। अब तक भी आपने जो सेंटेंस किए उसमें भी यही था। क्या तुम गाना गाओगे? अब इसने आपने प्रश्न पूछा, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जो हेल्पिंग वर्ब आपके होते हैं वो हमेशा आगे आ जाते हैं। तो तुम के साथ आप क्या लगाओगे? विल यू सिंग अ सॉन्ग। तो ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ोगे। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है, तो ये WH फैमिली के होते हैं। WH फैमिली का आपका यहां क्यों का वाई आ जाएगा। वाई के बाद आपका जो वही ऊपर का स्ट्रक्चर है, वाई विल यू नॉट, क्योंकि यहां नहीं भी है, वाई विल यू नॉट रीड द बुक। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। हमेशा जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हो, जो नोट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, या फिर इसका दूसरा तरीका होता है, आप विल और नॉट को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो इसमें वांट बन जाता है। विल और नॉट का जो कंबाइंड यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो आपका वांट हो जाएगा। क्लियर है? हमने तीनों टेंसेस का इनडेफिनिट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब जो बारी आती है वो आती है कंटिन्यूअस की। कोई काम चल रहा है। पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इसके अंदर हमें किस बात का पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम नाच रहे हो, वर्षा नहीं हो रही है। तो जब हम कंटिन्यूअस पर आते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होती है, तो हमारे पास तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम और आर। स्ट्रक्चर वही रहता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी अब, और फिर आपकी मेन वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बात यह आती है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? इज, एम, आर है। तो मेन वर्ब के साथ ध्यान रहे, चाहे वो कोई भी कंटिन्यूअस क्यों ना हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जहां भी कंटिन्यूटी की बात है, काम चल रहा है, तो आईएनजी हमेशा मेन वर्ब के साथ आएगा। और जहां मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा वहां उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। प्रेजेंट होगा तो इज, एम, आर आएगी, पास्ट का कंटिन्यूअस होगा तो वॉज, वर आएगी, और अगर फ्यूचर का कंटिन्यूअस होगा तो विल, शैल के साथ बी लगा मिलेगा आपको। चलिए, मैं पढ़ा रहा हूं, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा फिक्स रहता है? एम। आई एम टीचिंग, यानी टीच लगाया और साथ में आपने आईएनजी लगा दिया। ध्यान रहे, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, यानी एक वचन के साथ इज, और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ आर लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। क्लियर है? बहुत आसान स्ट्रक्चर है। वर्षा नहीं हो रही है, मैंने पहले भी एक दो सेंटेंसेस जो करवाए मैंने बताया, बारिश होना या वर्षा होना अपने आप में क्रिया है, यहां सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें सब्जेक्ट क्या लगाना होता है? इट लगाना होता है। तो इट आपका एक वचन है, इट इज, ठीक है, नॉट रेनिंग।
ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में जब भी नोट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका क्या रहता है? नोट रहता है। क्या तुम पढ़ रहे हो? अब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट में इज एम आर है, जब भी इंटेरोगेटिव बनेगा इज एम आर आगे आएगा। इससे पहले आपने इंडेफिनेट पढ़े तो डू डज आगे आ रहा था, यानी कि जब लास्ट में सेंस हो, ता है ते है के साथ क्वेश्चन पूछा गया हो तो डू डज आगे आता है, और अगर रहा है, रहे है, रही है कि सेंस में पूछा गया हो तो इज एम आर आगे आता है। इसे ध्यान रखें। क्या तुम पढ़ रहे हो? तुम के साथ आर आएगा, आर यू, ठीक है, स्टडिंग या रीडिंग, जो भी आपको बेटर लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। आर यू स्टडिंग या रीडिंग। तुम कहां जा रहे हो? ये इंटेरोगेटिव का सेकंड क्या होगा? टाइप होगा। तो कहां के लिए पहले आपको WH फैमिली यूज करनी होगी, वेयर। तुम के साथ आर आएगा, यानी आपको डबल इंटेरोगेटिव बनाना होता है, एक WH फैमिली और फिर जो आपने इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर ऊपर फॉलो किया, वेयर आर, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वेयर आर यू गोइंग। क्लियर है? अगर इसी में ही नेगेटिव आ जाए तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद वेयर आर यू नॉट गोइंग, तुम कहां नहीं जा रहे हो, तो यहां नोट हमेशा कहां आएगा? यहां आएगा, ठीक है। या फिर आप, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी कंबाइंड करके भी लिख सकते हो। आर नोट को लिखोगे तो वाई आरंट यू गोइंग, यहां आपका हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट होता है। चलिए, अब जब कंटिन्यूअस पार्ट चल रहा है तो प्रेजेंट में आपने देखा रहा है, रहे हैं, रही है। अब पास्ट में क्या रहेगा? रहा था, रहे थे, रही थी, यानी काम तो कंटिन्यूटी में चल रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा ही आएगा और उसके साथ सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आपने इज एम आर यूज किए, लेकिन अब आप जो यूज करेंगे वो रहेंगे वॉज और वर। सिंगुलर यानी एक वचन के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। तो अब यहां क्या होगा कि वह खाना खा रहा था, ही, ठीक है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, और इसके बाद V1 के साथ आपको ING लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। ही, ठीक है, वॉज ईटिंग फूड। क्लियर है कि वह खाना खा रहा था। हम दिल्ली जा रहे थे, वी, अब वी के साथ एक वचन नहीं है तो वर आएगा प्लूरल के साथ। वी वर गोइंग टू दिल्ली। स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। तुम रो नहीं रहे थे, यानी अब आपका यहां नेगेटिव सेंटेंस है तो कहां लगाओगे? यू वर, यानी हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है। यू वर नॉट क्राइंग या वीपिंग, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। यू वर नॉट क्राइंग या फिर आप वीपिंग, कुछ भी यूज करें। क्या तुम सो रहे थे, ठीक है। क्या तुम सो रहे थे, तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में रहते हैं इंटेरोगेटिव में आप उसे आगे लेके आएंगे। तुम के साथ वर आएगा, वर यू स्लीपिंग। बहुत सिंपल। तुम क्या कर रहे थे, सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव यानी डबल इंटेरोगेटिव। क्या कर रहे थे, पहले तो आपको वट लिखना पड़ेगा, उसके बाद यही जो स्ट्रक्चर है इसे फॉलो करना है। वट, तुम के साथ वर, वट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। इस तरह से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव हमने इसका देख लिया। नोट लगाना होता है जब भी यहां पर, तो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि तुम क्या नहीं कर रहे थे, व्हाट वर यू नॉट डूइंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर का रह गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। वह कपड़े धो रही होगी, राम इस समय नहीं खेल रहा होगा, क्या वह गा रहा होगा। हालांकि किसी किसी सेंटेंस में आपको सेंस लगे कि वो सेंस फ्यूचर की नहीं है, लेकिन हम इसको स्टडी फ्यूचर में ही करते हैं। यानी हमें वो जो रूल अप्लाई करना है कि हमें विल शैल के साथ बी लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है।
जब रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी की सेंस आएगी तो आपको सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस V1 ing के बाद ही ऑब्जेक्ट लगाना है। अब तक आप इज एम आर वॉज वर के साथ लगाते हुए आए थे, अब आप विल शैल के साथ आपको बी लगाना होगा, क्योंकि कभी भी मॉडल वर्ब के साथ सीधा ing की फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते, वहां सीधा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहां आपको ing लगाने के लिए उससे पहले बी यूज करना पड़ेगा। वह कपड़े धो रही होगी, शी, विल या शैल लगाना है, शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। क्लियर है? राम इस समय नहीं खेल रहा होगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम। ध्यान रहे जो आपने नोट लगाया है, नोट हमेशा मैंने पहले ही बोला हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, बट बी से पहले लगाएं, थोड़ा यहां आपको ध्यान रखना है। राम विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है, राम विल बी नॉट नहीं आएगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम। क्या वह गा रहा होगा, अब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। विल ही बी सिंगिंग, ठीक है, आपको यहां सॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है, हमने इतना ही पूछा कि क्या वह गा रहा होगा, विल ही बी सिंगिंग, तो बी आपका सब्जेक्ट के बाद लगेगा। विल बी ही सिंगिंग ये आपका गलत रहेगा, विल ही बी सिंगिंग ये करेक्ट फॉर्म है। इस तरह से कंटिन्यूअस के भी हमारे तीनों टेंसेस के पार्ट कंप्लीट होते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हमारे पास जो दो तरह के रहते हैं वो है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात आती है परफेक्ट टेंसेस की। आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को स्टडी कर लिया है। प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसके अंदर आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज हैव रहते हैं, पास्ट में आपके पास हैड रहता है और फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव रहता है। लेकिन ध्यान रहे चाहे वो कोई भी टेंस हो, तीनों में ही वर्ब की फॉर्म तो थर्ड ही यूज होगी। जहां हैज हैव हैड आ गया वर्ब की फॉर्म थर्ड यूज होगी। अभी तक आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां यूज की, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, सेकंड फॉर्म कहां यूज की, पास्ट इंडेफिनेट में, और अब टाइम आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जो कि हमेशा परफेक्ट टेंस में लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। और जो आईएनजी फॉर्म होती है हम उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वो हमेशा हमारी कंटिन्यूअस टेंसेस में लगती है। चलिए, वह जा चुका है, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यानी अब यहां पे आपकी हैज है, और उसके बाद मेन वर्ब का आपकी V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। वह जा चुका है, ही सिंगुलर है तो हैज, ही हैज गॉन। अब बात यहां आती है कि हैज और हैव कहां लगेंगे। वही बात, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। हैज में कम लेटर हैं तो एक वचन के साथ, हैव में ज्यादा लेटर हैं तो बहुवचन के साथ। आई एक अपवाद यानी एक्सेप्शन है, आई के साथ हमेशा हैव यूज करेंगे, ठीक है। चाहे यू है, यू सामने वाला बंदा चाहे एक हो चाहे कई ज्यादा, हम क्या यूज करते हैं, यू यूज करते हैं, तो यू के साथ भी हमेशा हैव ही लगता है। चलिए, सुरेश अभी अभी आया है, यानी अभी अभी आया है। अब आप कहेंगे आ है या ए है की सेंस तो हमारी पास्ट में भी आती थी। आपको यहां बहुत केयरफुली यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। इसके अंदर जो काम आपको लगता है कि वो प्रेजेंट से एसोसिएट करता है, यानी प्रेजेंट में ही उसका कोई इफेक्ट है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। अगर कोई बात पास्ट के आपके रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हो तो आप पास्ट यूज करेंगे। वह अभी अभी आया है तो हमारा प्रेजेंट को ही शो कर रहा है, तो हम यहां देखेंगे सुरेश अभी अभी आया है। सुरेश एक वचन है, हैज जस्ट अराइव्ड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे, हैज हैव हैड कुछ भी आपको मिलता है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव, क्योंकि आई के साथ हम हैव यूज करेंगे, आई हैव ईटन, ठीक है। माई फूड, माई मील जो भी आपको यूज करना है, ठीक है।
या फिर आई हैव ईटन फूड, जो भी आपको सही लगे, सभी की सेंस सेम आएगी। क्या वह आ चुकी है? अब जब हेल्पिंग वर्ब आपके हैज हैं और उसे आपको इंटेरोगेटिव करना है तो आप उसे आगे लेके आएंगे, वह के साथ एक वचन के साथ हैज लगेगा, तो हैज आ चुकी है यानी लड़की है, हैज शी कम। अब कम का याद रखना, कम की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड केम, थर्ड भी कम ही होती है, तो आप यहां कंफ्यूज ना हो कि फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फॉर्म थर्ड ही लगी है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेम होती है। अब बात आती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट यानी कि कोई काम हो चुका था, प्रेजेंट में क्या था, कोई काम हो चुका है, पास्ट में क्या है, कोई काम तब तक हो चुका था। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब रहता है, हैड। ध्यान रहे सिंगुलर या प्लूरल का जो भी कंफ्यूजन रहना है वो सिर्फ प्रेजेंट की बात होती है, बस वहां आपको ध्यान रखना है कि कहां हमें हैज लगाना है, कहां हमें हैव लगाना है, लेकिन यहां आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड ही यूज करना है। चलिए देखते हैं, वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर। नेक्स्ट, वह काम नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट, ठीक है, ही हैड नॉट डन हिज वर्क। अब यहां पर ध्यान रहे, नोट हमेशा की तरह हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आएगा। क्या तुम पढ़ चुके थे, तो हेल्प आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, हैड को आप आगे लेके आओगे, हैड यू, ठीक है, पढ़ चुके थे, हैड यू स्टडीड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तुम तब तक जा चुके थे यानी यू हैड गॉन बाय दैट टाइम, यानी उस वक्त तक जा चुके थे या तब तक जा चुके थे, यू हैड गॉन बाय दैट टाइम। तो इस तरह से हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए करते हुए चले जाएंगे। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड आगे आ जाएगा और नेगेटिव बनाना है तो नॉट बीच में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के। नेक्स्ट जो आपका है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर हम जेन्युइनली बोलें तो बहुत कम यूसेज में आता है। अगर हम डेली लाइफ में जब भी बातचीत करते हैं तो इस सेंटेंस का, इस टेंस का यूज हम बहुत कम करते हैं। देखते हैं, इसलिए मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपके सामने सिर्फ 2 ही लिए हैं कि जो पॉसिबल हो सकता है कि हम इस तरह का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कभी यूज करते हैं। वह अगले वर्ष तक प्रोजेक्ट पूर्ण कर चुका होगा यानी कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है, फ्यूचर की बात है कि ऐसा काम हो चुका होगा, हम इस समय तक पहुंच चुके होंगे, जो कि हम एक आध बार जनरली इस सेंटेंस को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। अब तक आपने हेल्पिंग वर्ब्स जो पढ़े हैं वो आपके क्या रहे हैं, हैज हैव प्रेजेंट में हैड रहा है आपका पास्ट परफेक्ट में। अब यहां विल शैल के साथ आपको हैव लेना होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में मैंने पहले ही बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी और विल शैल के साथ तो कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी, वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट होती है, इसलिए हमें बीच में हैव का यूज करना पड़ेगा। एक बात और जो ध्यान देने की है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो, यानी सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यहां आपको विल शैल अगर लग गया उसके बाद कभी भी भूल कर भी हैज का यूज नहीं करना, हमेशा हैव का ही करना है। वह अगले वर्ष तक प्रोजेक्ट पूर्ण कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ठीक है, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर तो वही है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, बीच में आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी परफेक्ट के अंदर और फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल और हैव रहेगी। हम इस समय तक पहुंच चुके होंगे, वी शैल हैव, मैंने पहले बताया था आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे जनरली, करने को आप यहां विल भी यूज कर सकते हैं। वी शैल हैव रीच्ड, पहुंच चुके होंगे तो रीच्ड बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है, कि हम
इस समय तक पहुंच चुके होंगे। मैंने यहाँ कल नहीं लगाया है, अगर कल नहीं लगाया है तो टुमारो की भी जरूरत नहीं है। वी शैल हैव रीच्ड बाय दिस टाइम, हम इस समय तक पहुंच चुके होंगे। ये बहुत एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम जनरली यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है। चलिए हम धीरे धीरे अपने पड़ाव यानी अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक हम इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट हम तीनों टेंसेस के कर चुके हैं। अब जो लास्ट है वो है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके बाद आपके सभी टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे, यानी हम अब जब तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना अब तक आपने पढ़ा है जरूर आपको काफी हद तक समझ आ चुका होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं कि अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमको कैसे यूज करना है, कैसे हमें उसे बनाना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूटी तो आपको दिखेगी, कोई काम हो तो रहा है, लेकिन साथ में आपको समय दिया हुआ है, यानी टाइम दिया हुआ है कि वो काम कब से हो रहा है। अब ध्यान रहे कि कंटिन्यूस में तो हम इज एम आर लगा लेते थे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, लेकिन हम जनरली बोलते हुए यही गलती करते हैं कि हम समय भी दे देते हैं कि कोई काम कब से चल रहा है, और साथ में हम इज, एम और आर का यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इस तरह के सेंटेंसेस में हमें परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है उसे यूज करना है, और बीच में आपको बीन लगाना है, BEEN, और उसके बाद आपको ING लगाना है। यानी जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, बीन प्लस V1 के साथ ING, क्योंकि कंटिन्यूटी भी है, परफेक्ट भी है, यानी परफेक्ट का आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, कंटिन्यूटी है तो ING भी लगाना है, बीच में आपको बीन यूज करना है, प्लस आपको सिंस या फॉर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम लगाना है जो उसमें दिया गया है। वह सुबह से खेल रहा है। अब हम इसे ये नहीं बोलेंगे कि ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यह परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो हमें हैज और हैव का यूज करना है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हैज और हैव का रूल तो वही रहेगा, अगर एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, और आई के साथ हमेशा हैव, यानी रूल तो वही रहेगा जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था। अब बात आती है कि सिंस और फॉर में से यहां सिंस ही क्यों लगा। जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, सुबह से, शाम से, या किसी तारीख से दिया हो, किसी साल से दिया हो, या किसी त्योहार से दिया हो, तो आपको सिंस लगाना है। लेकिन अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, यानी कोई काम 10 दिनों से हो रहा है, 15 दिनों से हो रहा है, 5 साल से हो रहा है, यानी आपको एग्जैक्ट नहीं बताया कि वो कब से हो रहा है, तो आपको फॉर लगाना है। हालांकि सिंस और फॉर का हमारा एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट है, वह 2005 से दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, वह रह रहा है, ठीक है, लेकिन कब से रह रहा है? 2005 से। तो ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली। कब से रह रहा है? 2005 से, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2005। कोई भी साल दिया हो, मंथ दिया हो, दिवाली दी हो, सुबह दोपहर शाम दिया हो, तो आपको सिंस का यूज करना है। क्या तुम 3 साल से पढ़ रहे हो? तो अब क्या आ गया, यानी इंटेरोगेटिव है, तो हैज हैव बीन जो है आपको पहले हैज हैव आगे लेके आना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाना है। थोड़ा इसे ध्यान से देखें। क्या तुम 3 साल से पढ़ रहे हो? हैव यू, अब बीन यहां आएगा, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 years? क्या तुम 3 साल से पढ़ रहे हो? तो बीन का ध्यान रहे, हैव और मतलब सब्जेक्ट लगने के बाद ही आपको बीन का यूज करना है। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 3 years? अगर यहां पर कहीं आपको नेगेटिव सेंस यूज करनी पड़े तो बीन से पहले नोट आएगा हैव यू नॉट बीन, और अगर आप उसे कंट्रैक्शन यानी कंबाइंड लिखना चाहते हैं तो हैवंट भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां नेगेटिव सेंटेंस होता कि क्या तुम 3 साल से नहीं पढ़ रहे हो, तो हैवंट यू बीन, ठीक है। बाकी आपका यही सेम आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप इसे कंबाइंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो वहां रहा है, रहे हैं, आ रहा था, यहां आपका रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, प्लस समय आपको दिया होगा, इसीलिए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था। इससे पहले आपने सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद बीन लगाया था, जो कि प्रेजेंट के अंदर हमारे पास 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं अगर परफेक्ट की बात करें, लेकिन पास्ट में आपके पास सिर्फ एक ही तरह का होता है, वो है हैड। यहां आपको सिंगुलर प्लूरल को भी देखने की जरूरत नहीं है। तो राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी। कितने टाइम से? 2 घंटों से, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम 4 लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश होना एक क्रिया है, वर्ब है, तो यहां हमें सब्जेक्ट इट लेना पड़ेगा। इट हैड बीन, क्योंकि हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग। सुबह से तो पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है। क्या तुम सुबह से रो रहे थे? तो क्या आया है और रो रहे थे सुबह से, आपको हैड बीन के हिसाब से लगाना है, तो आपको पहले हैड लगाना होगा। हैड यू बीन क्राइंग या वीपिंग, ठीक है, सिंस सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, हैड यू बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, बस आपको एक मतलब जो फॉलो करना है वो है आपका एक फ्लो चार्ट, जो आप टेंसेस में एक बार अगर आपको उसको यूज करने की आदत पड़ गई, जैसे आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे उठना चलना सीखते हैं, एक बार इसको आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बोलते हुए ध्यान रखना है कौन सा टेंस है, वो अपने आप आपकी जुबान पर आ जाएगा। बस एक बार अपना फ्लो बना लीजिए। चलिए, हमारा लास्ट जो टेंस बचता है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो हमने उसका परफेक्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की थी उसके साथ में कंटिन्यूअस को कंबाइन करना है। यानी हमने विल शैल के साथ हैव यूज किया था, ठीक है। अब कंटिन्यूअस को अगर हमें कंबाइन करना है तो बीच में बीन और उसके बाद कंटिन्यूटी शो करने के लिए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर आप नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, ये बहुत ही कम आपकी लाइफ में यूज होता है। फिर भी हम, क्योंकि एक पढ़ाई का यानी आपके एक टेंसेस का हिस्सा है, आपसे कहीं पूछा जा सकता है, तो हमें यह समझना होगा। 7 बजे वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे, यानी कि परफेक्ट है, फ्यूचर का परफेक्ट है, हमें विल शैल के साथ तो हैव चाहिए, फिर बीन लगेगा, फिर आईएनजी लगेगा और फिर सिंस फॉर के साथ टाइम लगेगा। 7 बजे यानी जब 7 बजेंगे तब वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, यानी उससे 2 घंटे हो जाएंगे खेलते हुए, ठीक है। तो हमें पहले तो इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा वह है ही। अब विल शैल के साथ हैव लगेगा क्योंकि हमें फ्यूचर में बनाना है, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। यानी अब तक आपने क्या बना दिया कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, कितने बजे तक? 7 बजे, ठीक है, बाय 7 o'clock। यानी एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो कि हम नॉर्मली यूज नहीं करते। हम नॉर्मली यह भी तो बोल सकते थे कि उसे 2 घंटे हो जाएंगे खेलते हुए, ठीक है, बोला उसे ये है, बट इसकी सॉरी सेंस, जो थोड़ा सेंस है वो अलग है। वर्ष 2025 में राम इस घर में 5 वर्ष से रह रहा होगा, यानी 2025 में राम को इस घर में कितने साल हो जाएंगे? 5 साल हो जाएंगे, ऐसा बोलना है। तो इसको बोलने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। राम रह रहा होगा तो राम, ठीक है, विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, ठीक है, फॉर 5 years। और कब तक? वर्ष 2025 में, बाय द ईयर 2025, कि राम विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। यहां तक आपका क्या सेंटेंस बन गया कि राम इस घर में 5 सालों से रह रहा होगा। और परफेक्ट बनाना है तो हमें समय लगाना होगा, और कब तक? बाय द ईयर 2025।
तो इसीलिए हमें जब इस तरह की सेंस देता है तो हमें इस तरह से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमें बनाना है कि फ्यूचर है तो विल शैल हैव के साथ बीन के बाद आपको आईएनजी के साथ सिंस फॉर लगाना है। तो ये थे आज के हमारे सारे सेंटेंसेस जिसको हमने काफी ढंग से देखा और पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक कीजिए, हमारे इस एफर्ट को एक वैल्यू दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।